नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन जो था वो काफ़ी उथल पुथल भरा सेशन था। सुबह शुरुआत भी कमजोर हुई और उसके बाद मार्केट में वीकनेस गिराती हुई दिखी। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजारों की क्लोजिंग हुई। आप देखिए आज 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमने निफ्टी में देखी। ये 8800 के नजदीक बंद हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे तो वो बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स थे, क्योंकि बैंक्स में हमने आज के सेशन में सबसे ज्यादा बिकवाली हावी होते हुए देखी। फाइनेंशियल स्पेस में सबसे ज्यादा कमजोरी आज के सत्र में थी। अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो ये भी अपने अब तक के निचले स्तरों पर पहुंचा। तो जो रुझान रहा आज मार्केट का वो वीकनेस की तरफ ही रहा। अगर आप प्रोमिनेंट लूजर्स देखेंगे आज के सेशन में तो इंडसइंड बैंक 10% नीचे रहा। इसके अलावा एक्सिस बैंक में 7% की कमजोरी, आईसीआईसीआई बैंक 7% रहा। फाइनेंशियल स्पेस में देखिए तो एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक 17 से 18% लौट के, एलएनटी फाइनेंस, चोला फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस चौतरफा बिकवाली आज के सेशन में हावी होती हुई दिखी इन स्टॉक्स में। अगर थोड़ी बहुत कहीं खरीदारी थी तो वो थे आईटी और फार्मा। सिप्ला दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ आज के सेशन में। 5.5% की मजबूती दिखी, 600 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ भी अच्छा रुझान आज के सेशन में दिखा है। लेकिन देख लेते हैं कि आज के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 2512 करोड़ की और डीआईएस ने 152 करोड़ की बिकवाली आज कैश मार्केट में की है। तो एफआईएस और डीआईएस दोनों की ओर से बिकवाली ही आज के सत्र में हुई है। लेकिन चलिए कल मूड कैसा रह सकता है, अगर वीकनेस एक्सटेंड हुई तो कहां तक स्लिप होने की पॉसिबिलिटी है, ये समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको लेकर आपका क्या व्यू होना चाहिए। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है हिम सिक्योरिटीज से। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो निफ्टी पर ही अपना एक आउटलुक दीजिए। 8850 के नीचे क्लोजिंग हुई है, सेंटिमेंट्स वीक हैं, गिरावट हमने देखी है, वीकनेस हावी होते हुए देखी है। अब कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा, यहाँ से अगर स्लिप हुए तो और कितना नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्या व्यू है आपका? गुड इवनिंग दीपाली। बेसिकली जिस तरह से आज मार्केट्स में हमने यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखा है, मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट आज का जो एक यहाँ पे फॉल था वो एक सरप्राइज फॉल ही कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टूटने की आज उम्मीद नहीं थी। तो उसकी वजह से एक बार चार्ट्स यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव बन चुके हैं। मेरे हिसाब से 8800 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे निफ्टी अगर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें वापस से जो रेंज देखने को मिलेगी वो 8750 से लेके 8600 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो ऑल टुगेदर मार्केट में अभी भी वीकनेस यहाँ पे जारी रह सकती है। मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे बाइंग का कोई भी यहाँ पे मौका बनता नहीं है। तो जो भी ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस लेने में के इच्छुक हैं वो यहाँ पे एक बार वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। नीचे में एक बार 8750 का लेवल टूटा तो हमें वापस से 8650 से लेके 8600 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो 8750 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर ब्रीच हुआ तो 8650 भी आसानी से छू सकते हैं। ये आस्था का व्यू है। 8823 पर हुई है क्लोजिंग। तो इंडेक्स का मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही है और कल के लिए लेवल्स आपको बताए हैं आस्था ने। लेकिन अब स्टॉक्स पर थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, स्पेशली अर्निंग वाले शेयर्स पे, क्योंकि आप देखिए सिप्ला नंबर्स भले ही थोड़े से टेपिड थे लेकिन मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद 5.5% ऊपर यह स्टॉक बंद हुआ है। कल जिन कंपनियों के नंबर्स आने हैं वो है बजाज फाइनेंस, उस पर एक राय ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस, हालांकि आस्था देखिए एनबीएफसी को लेकर दिक्कतें काफी हैं और उसी का इम्पैक्ट हमने बजाज फाइनेंस पर भी देखा है। 5000 का स्टॉक अब 2000 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है और नंबर्स इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस स्टॉक पर आपका व्यू क्या है। अगर किसी को एंट्री लेनी है तो क्या उसको अभी भी ठहरना है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है लगता तो ये है कि शायद ये वीकनेस मार्केट के साथ और एक्सटेंड भी हो सकती है। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के कल जो नंबर आएंगे उसमें उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें आगे अभी जिस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है और उसकी वजह से मोराटोरियम की क्या यहाँ पे कंडीशन है वो हमें देखनी चाहिए और वो एक नोटिसेबल रहेगी। बजाज फाइनेंस की बात करें तो चार्ट पे भी जो पैटर्न बने हुए हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे वीकनेस शो कर रहे हैं। 1916 जो इसका लो था, अभी नियर लो था, अगर वो यहाँ पे टूटता है तो हमें वापस से स्टॉक में एक बार 1800 से लेके 1750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन अभी नहीं लेनी चाहिए। बजाज फाइनेंस की बात करें तो रिजल्ट से भी मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हूँ रिजल्ट्स को लेके। सो ऑल टुगेदर इस काउंटर से अभी दूर रहने की सलाह रहेगी। थोड़ा और डिप आता है तो वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, बट हाल फिलहाल में तो एक बार यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है गिरावट और गहरा सकती है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, नई पोजीशंस की राय नहीं रहेगी।
ठीक है, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। फिलहाल एंट्री नहीं लेनी है बजाज फाइनेंस में। 1900 के नजदीक ही आज के सेशन में हुआ है बंद, 7% की कमजोरी के साथ। लेकिन चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल, क्योंकि इस समय जब बाजार इतनी तेजी से गिरता है या फिर मूड जब इतना बिगड़ा हुआ हो कोविड-19 की वजह से, तो सब जानना चाहते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप हमें सवाल भेज सकते हैं अभी भी फेसबुक, ट्विटर के जरिए, सीएनबीसी आवाज के पेज पर जाकर, सोशल मीडिया पर। लेकिन जो डिटेल्स अब तक हमारे साथ मिली हैं, हमें अलग अलग क्वेरीज मिली हैं, उसके मुताबिक कुलदीप जैन का एक सवाल हमें आया है। ये सवाल इन्होंने हमें भेजा है कोलकाता से। वेदांता पर इनकी 50 स्टॉक्स इनके पास वेदांता के, और जो इनका परचेसिंग लेवल है वो 92 रुपीज का है। वेदांता हालांकि आधा पौने 1% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है, डीलिस्टिंग कैंडिडेट है, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहा है। लेकिन अभी क्या करना है आस्था, आप बताइए। 92 का परचेसिंग प्राइस है वेदांता में, स्टॉक उसी लेवल्स पर बंद हुआ है, क्या करें अभी? वेदांता की अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी ये बिल्कुल यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में है, क्योंकि इनकी खरीद के आसपास ही बंद हुआ है। बट अभी भी ये चाहे तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टॉक पे पॉजिटिव हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए 100 से लेके 105 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से स्टॉक में होल्ड करना चाहिए, और 73 के नीचे जाता है तो ही स्टॉक में दिक्कत रहेगी, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 105 के टारगेट के लिए। तो 105 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। वेदांता इस पोजीशन में आप बने रहिए, यही सजेशन है। अगले कॉलर हमारे साथ जमशेदपुर से प्रदीप कुमार हैं। इन्होंने डिटेल्स जो हमें भेजी हैं वो है कोल इंडिया पर। 280 की इनकी बाइंग है कोल इंडिया में, और इनके पास जो क्वांटिटी है वो 100 शेयर्स की है। कोल इंडिया नुकसान में है ये काफी, और देखिए आज तो ये स्टॉक काफी गिरा भी। जो प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, प्राइवेट प्लेयर्स के एंट्री की बात हुई माइनिंग में, उसके बाद स्टॉक का मूड और बिगड़ा। 6% लुढ़का आज के सत्र में। क्या सजेशन होगा? काफी नुकसान हो रहा है आस्था इनको कोल इंडिया में, क्या करे अभी? बेसिकली कोल इंडिया की बात करें तो जिस तरह से दीपाली आज यहाँ पे एक मूव दिखाया है, मेरे हिसाब से ऑल टाइम लो के आसपास है, और जो फंडामेंटल्स हैं वो भी मुझे यहाँ पे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहे। तो ऑल टुगेदर लॉस यहाँ पे जरूर ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से समझदारी रहेगी कि एक बार एग्जिट कर जाए, और चाहे तो फिर जिस तरह से फार्मा सेक्टर की हम बात कर रहे थे पहले भी, पिछले हफ्ते भी मैंने रिकमेंड किया था, और सिप्ला अभी भी ठीक लगता है, तो वहाँ पे एक एंट्री की जा सकती है। नुकसान की भरपाई होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है कोल इंडिया पर। हालांकि नुकसान तो काफी हो रहा है, 6% नीचे ये स्टॉक आज भी बंद हुआ। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राजीव नायक गोवा से, और इनफैक्ट इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। M&M फाइनेंशियल पर इनका सवाल है। इनके पास 2000 शेयर है, 180 का इनका परचेजिंग प्राइस है। M&M फाइनेंशियल सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक इनफैक्ट आज के सेशन में रहा। ये दिन के दौरान तो 18-19% लुढ़का था, और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे इसकी तो काफी निचले स्तरों पर ये बंद हुआ है M&M फाइनेंशियल का स्टॉक, इनफैक्ट 137 पर। तो निचले लेवल पर इन्होंने एंट्री ली, उसके बावजूद भी इनको लॉस हो रहा है काफी। 18% टूटा ये स्टॉक। बताइए आस्था, एवरेज कर ले, निकल जाए, क्या सजेशन होगा? बेसिकली दीपाली, एवरेज करने की सलाह अभी मैं कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक में या एनबीएफसी में नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से तो या 128 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, बट चांसेस काफी ज्यादा है कि वो ट्रिगर हो सकता है। तो अगर वो ट्रिगर हो तो बिल्कुल निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अभी स्थिति बन रही है, मुझे लगता है ये सेक्टर को एक पेन यहाँ पे आगे जाते हुए और ज्यादा रह सकता है। तो 128 का स्टॉप लगा के पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी M&M फाइनेंशियल से। ठीक है, तो M&M फाइनेंशियल आप फिलहाल होल्ड कीजिए, 165 तक तो जा सकता है, 128 का आप स्टॉप लॉस रखिए, यही सजेशन है। किशन खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं चूरू राजस्थान से। किशन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम मेरे पास टाटा स्टील के मैम 47 शेयर है, 284.58 पैसे बाइंग। 284 की आपकी बाइंग है, 40 स्टॉक्स हैं आपके पास टाटा स्टील में। और आपका नजरिया क्या है किशन जी, कितने समय के लिए आपने ये पोजीशन बनाई है? मिनिमम वन ईयर तक रख सकता हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म है आपका व्यू, 1 साल कम से कम आप रख सकते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था, 1 साल के नजरिए से क्या होगा आपका व्यू टाटा स्टील पर? हालांकि आज तो ये स्टॉक कमजोर रहा, लेकिन निचले स्तरों की ही इनकी एंट्री है 284 की, क्या करना चाहिए? बेसिकली एंट्री तो यहाँ पे जरूर निचले स्तरों की है, लेकिन मेरे हिसाब से
स्टॉक में यहाँ पे लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने की हम बात करें दीपाली, तो एक ये रेंज में ही यहाँ पे मूव कर रहा है, और जो रेंज है वो 250 से लेके 330 के बीच में बनी हुई है। अगर 250 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो मेरे हिसाब से ये वापस से एक ब्रेकडाउन की तरफ यहाँ पे इशारा करेगा, और आगे जाते हुए और भी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए सलाह रहेगी कि 250 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जिस तरह से दीपाली यहाँ पे मार्केट टूटा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक्स में हमें गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। टाटा स्टील पर्टिकुलर की बात करें तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, लेकिन उसके नीचे जाता है तो हो सकता एक बार ये चाहे तो निकल जाए, क्योंकि स्टॉक को यहाँ से और ज्यादा हमें यहाँ से स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। तो होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो वीकनेस इसमें और एक्सटेंड हो सकती है, नुकसान आपका बढ़ सकता है। तो स्टॉप लॉस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंबई से शहजाद नाजिर मौजूद हैं। शहजाद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मैंने 15 तारीख को इन्फोसिस लिया, अपना रिलायंस लिया था मैंने 1446 में 200। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ, तो और आपने LNT लॉन्ग लिया टर्म के था। लिए लिया है ना शहजाद जी? मैंने ट्रेड के हिसाब से लिया था, 1 वीक के ट्रेड के हिसाब हिसाब से, ठीक है। हाँ। तो अभी भी आपका वही होराइजन है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही रखना चाहते हैं सिर्फ? से। हाँ, उतना ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं। ऐसा हफ्ते 2 हफ्ते का मैक्सिमम इनका व्यू है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। इन्होंने पोजीशन बनाई है 1446 पे रिलायंस में, इनके भाव के आसपास ये 6 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए? चुकी है मार्केट को। आज भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो हफ्ता 2 हफ्ते की इन्होंने यहाँ पे टाइम की बात करी है, अगर उसे थोड़ा सा ये एक्सटेंड करेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे समझदारी रहेगी, क्योंकि रिलायंस फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। लगातार जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उस पर कंपनी नेट डेट लेवल पे जो कंपनी के प्लान है जीरो करने का, वो काफी ज्यादा कंपनी यहाँ पे उसकी तरफ अग्रसर हो रही है। मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए बहुत बढ़िया बेट ये रह सकती है। तो ये अपना टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ा दें, 6 महीने से लेके 9 महीने का भी रखेंगे तो चलेगा। आगे जाते हुए 1600 से 1700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग होने की वजह से मैंने सलाह दूंगी लंबे समय के लिए होल्ड करें। 1580 से लेके 1700 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा नजरिया अपना बढ़ाइए शहजाद जी, और सजेशन आस्था जी का यही है, 1700 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा सा समय दीजिए अपने इस पोजीशन को। संतोष कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर बुलंदशहर से। संतोष जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? जी नमस्कार। मेरे पास 200 शेयर हैं नौसिल के। किस भाव पर लिया आपने? ये थे 87.41। ओके, 87 के भाव पर आपने लिया। और आपने क्या ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए हैं? नहीं, मैंने तो 1 वीक या 2 वीक के लिए लिए थे बस। ठीक है, 1 वीक। हालांकि नोसिल आस्था ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का केमिकल शेयर है। 87 पर इन्होंने पोजीशन बनाई, 80 पर ट्रेड कर रहा है। तो आप बताइए, अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो अगेन इनका व्यू शॉर्ट टर्म ही होगा, आप थोड़े समय के लिए रखना चाहेंगे, क्या सजेशन होगा? नौसिल की बात करें तो क्योंकि इनका व्यू यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दीपाली, इसीलिए सलाह रहेगी कि होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं 70 रुपए का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी। 70 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, प्लस कुछ 90-95 तक के भी लेवल्स आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट 70 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन फिलहाल होल्ड कीजिए, बने रहिए नोसिल में। अगला हमें सवाल जो मिला है वो फेसबुक के जरिए आया है, और ये सवाल हमें भेजा है मोहम्मद अहमद ने गया बिहार से। यूनियन बैंक पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 26 रुपए 30 पैसे के भाव पर। बैंक स्टॉक्स की तो काफी पिटाई हुई आज के सेशन में। हालांकि अगर यूनियन बैंक की बात करें तो 26 रुपए की इनकी बाइंग है, और स्टॉक अगर देखेंगे आप तो आज के सेशन में ये बंद हुआ है 23 रुपए 60 पैसे के प्राइस पर। तो यानी इनके परचेजिंग प्राइस से 3 रुपए नीचे एग्जैक्ट इसकी क्लोजिंग हुई है। यूनियन बैंक, यहाँ पर क्या सजेशन होगा आस्था आपका? दीपाली, बेसिकली यूनियन बैंक की बात करें तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं है तो बेहतर ही इसी में रहेगी कि ये निकल जाए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। और अगर मैं फंडामेंटली भी यहाँ पे बात करूँ तो मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक खासकर अभी इतने पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेजरली अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो वहाँ पे कैपिटल, जिसे हम ग्रोथ कैपिटल की बात करते हैं, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में वहाँ पे कमी है। दूसरा, जहाँ वहाँ पे असेट क्वालिटी जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक की है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और जीएनपी एनएनपी रेशियोज काफी ज्यादा वीक है।
तो मेरे हिसाब से ये दोनों फैक्टर काफी ज्यादा यहाँ पे आगे जाते हुए इफेक्ट दिखाएंगे। तो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे एक बड़ी मार झेल रहा है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक मेरी पसंदीदा लिस्ट में नहीं है। और बेसिकली टेक्निकली भी देखा जाए तो स्टॉक में मूवमेंट यहाँ पे इतना पॉजिटिव लगता नहीं है। एग्जिट करने की सलाह दूंगी। एग्जिट करने की सलाह है यूनियन बैंक से, इससे निकल जाइए आप। शैलेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा नमस्ते। क्वेश्चन है कि मेरे पास BOB 49 का लिया हुआ पड़ा हुआ है, तो क्या करूं, मैं बेचूं कि रखूं? 39 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके भाव से तो ये स्टॉक अब भी 10 रुपए नीचे ये आ चुका है। हालांकि अगर स्टॉक की बात करें आस्था, तो मेरे ख्याल से कई सालों के निचले स्तरों पर ये पहुंच चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम PSU बैंक स्टॉक्स की इनफैक्ट हालत यही रही है। लेकिन इनके लिए सजेशन क्या होगा, क्योंकि 49 की इनकी बाइंग है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 38 पर। जी बिल्कुल दीपाली, देखा जाए तो 2009 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात करें तो जिस तरह से यूनियन बैंक भी काफी ज्यादा गिरावट दिखा रहा था, BOB में भी देखा जाए तो 36 का इसका जो लेवल था वो 2009 में ये ट्रेड करता था, वहां के आसपास के लेवल्स आ चुके हैं। तो फंडामेंटली जैसा भी हमने पहले भी बोला, पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा सा यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ लगती नहीं है। और टेक्निकली भी चार्ट यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे के लो के लेवल दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से समझदारी इसी में रहेगी कि एक बार एग्जिट कर जाएं। बहुत ज्यादा लंबा रुक सकते हैं तो ही रुकें, नहीं तो फिर एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि आगे जाते हुए 6 से 9 महीने मुझे अभी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कोई बहुत ज्यादा बढ़िया लगते नहीं है। तो एग्जिट करने की सलाह है। अगर PSU बैंक स्टॉक्स में आपकी पोजीशन है आस्था की ओर से, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी निकल जाइए, नुकसान और बढ़ने की संभावना है, रिकवरी के चांसेस कम हैं। कार्तिक ने एक सवाल भेजा है हमें दुर्गापुर से। सवाल है इनका औरबिंदो फार्मा पर। इनके पास 1000 शेयर्स औरबिंदो फार्मा के, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 643 का है। हालांकि औरबिंदो फार्मा अगर आप देखेंगे तो YTD रिटर्न जो है इसके वो 40% से ज्यादा के रहे हैं, यानी इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अच्छा मुनाफा इसने डिलीवर किया है। ये भी मुनाफे में है। आस्था प्रॉफिट ले लें औरबिंदो फार्मा में या फिर होल्ड रखें? दीपाली, देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज अ होल ही मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया लगता है, और इसी वजह से मैं इन्हें प्रॉफिट लेने की सलाह नहीं दूंगी। ये चाहे तो अपनी पोजीशंस को बिल्कुल लंबे समय के हिसाब से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक्निकली भी बात करें तो जब तक 605 का एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं होता है, तब तक भारी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चाहे तो लंबे समय के हिसाब से होल्ड करें 605 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग के हिसाब से ही रहना चाहते हैं, तब भी अपनी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा लें और उसको बिल्कुल होल्ड करें। आगे जाते हुए 700 से लेकर 720 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है। 700 रुपए के लक्ष्य के लिए अपने बाइंग प्राइस का लगाइए स्टॉप लॉस। केतन मेहता ने सवाल भेजा है अहमदाबाद से। हिंडाल्को पर इनकी क्वेरी है। 70 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 124 का है। हिंडाल्को पर आज तक क्या सजेशन होगा? 124 का बाइंग प्राइस नजर है इनका, मालूम नहीं है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सलाह रहेगी आपकी? लॉन्ग टर्म की बात करें तो हिंडाल्को में मेरे हिसाब से एक बार होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगेन जिस तरह से अगर मार्केट वॉलेटाइल रहे तो डेफिनेटली जो मेटल सेक्टर है वो भी पूरा यहाँ पे हमें गिरावट दिखा सकता है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपनी पोजीशंस में। 102 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को में मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी 130 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 130 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को 115 पर आज हुई है क्लोजिंग। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाने की मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम आपको बताएंगे KYC क्यों जरूरी है। KYC में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी डिटेल्स को अपडेट करना होता है। KYC में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जरूरी जानकारी मिलती रहती है। सही पते पर डॉक्यूमेंट वक्त पर मिल जाते हैं। पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में मदद मिलती है। अपडेटेड KYC धोखाधड़ी की संभावना को भी कम करता है। तो बहुत जरूरी है KYC कराना। आस्था जी का भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो स्टॉक चुनना, पोर्टफोलियो क्रिएट करना, ये सब सेकेंडरी है। जो फर्स्ट और प्राइमरीली स्टेप होता है वो होता है KYC कराना। आस्था जी, आपके क्या कमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, KYC यहाँ पे
काफी इम्पोर्टेंट है कराना, क्योंकि हर तरह से ये एक निवेशक को बिल्कुल ये सुरक्षित रखता है। उसकी जो भी डिटेल्स हैं, अगर वो सारी उसके डिटेल्स को वो यहाँ पे ब्रोकर के पास रखेगा, तो कल को कोई भी वहाँ पे उसको दिक्कत हो तो वो बिल्कुल ब्रोकर को इन्फॉर्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से केवाईसी कराना तो साथ में जरूरी है, और साथ में केवाईसी के साथ साथ अपनी जो भी यहाँ पे पासवर्ड है और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी बहुत यहाँ पे तरीके से यूज करना चाहिए। और कोई भी सदैव अगर यहाँ पे गतिविधि कोई भी निवेशक देखता है तो अपने ब्रोकर को जरूर यहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो केवाईसी जरूर करना जरूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। संकेत ने सवाल भेजा है पुणे से आरसीएफ पर 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 42 रुपए के भाव पर। बताइए आस्था, आरसीएफ क्या सजेशन होगा इनके लिए? जिस तरह से आरसीएफ ने अभी 35% यहाँ पे एक तरह से राइज दिखाया, जो इनकी सेल हुई थी फर्टिलाइजर्स की और जो ब्रांड नेम था सुफला, उसके अंतर्गत, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ये काफी बढ़िया रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से लॉजिस्टिक और लेबर चैलेंजेस थे उसके बावजूद यहाँ पे सेल में हाइक हुआ है, तो कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा और इसी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 32 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें आगे जाते हुए 46 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आरसीएफ को मैं यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है आरसीएफ, यही सजेशन है। एक और सवाल ले लेते हैं। संदीप जैन ने सवाल भेजा है देहरादून से एसएमएस के जरिए। आईआरसीटीसी पर उनकी क्वेरी है। इन्होंने 50 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 1327 रुपए का है। आईआरसीटीसी 5% लोअर सर्किट पर आज क्लोज हुआ लॉकडाउन एक्सटेंड होने की वजह से। क्या करना चाहिए इनको? इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे आ चुका है अब। बेसिकली दीपाली, जिस तरह से इसमें एक रैली आई थी, लेकिन जब मई 13 को वापस से अनाउंसमेंट आई इंडियन रेलवेज के द्वारा कि सभी टिकट्स यहाँ पे कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे टाल दी गई है, स्टॉक में वापस पे हमने देखा कि एक गिरावट आई है और मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर लंबे नजरिए के हिसाब से बना रहा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि गिरावट आ सकती है इसलिए स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगी। 1189 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है तो 1080 का भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो दोनों ही नजरिए से मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। तो सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 1500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। समय सीमा यहाँ पे 6 से 9 महीने रह सकती है। ठीक है, तो आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड रखिए। अगर थोड़ा और डिप मिलता है तो एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस निवेश में बने रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू आपको डेफिनेटली रखना होगा अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो स्टॉक हमने देखा था नई जब ट्रेंड्स चलने की खबरें आई थी तो इसमें लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिखे थे। उसके बाद जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और उसके बाद वापस हमने आज मार्केट का मूड भी खराब था तो इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखा। लेकिन आज तक सजेशन ये 1500 की टारगेट है 1189, ये आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा अपनी पोजीशन के लिए। फिलहाल आप इसे होल्ड कर सकते हैं जिस लेवल पर आपने खरीदा हुआ है आईआरसीटीसी। तो ये सजेशन स्टॉक पर बना हुआ है आपके लिए। चलिए, शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है और इसमें हो सकता है हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिए हों और हमारे यहाँ पे ये ड्रीम पोर्टफोलियो पीएमएस में भी हो सकते हैं कुछ स्टॉक। ठीक है, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।